हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंची कमीशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कमीशन। तो दिस commission was established in April 2007 and the chairman of this commission was Justice M.M. Panchi, a former Chief Justice of India। तो देखिए दोस्तों, अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने पंची कमीशन का गठन किया था। ये कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन का डिटेल स्टडी करने के लिए सेटअप किया गया था। पहले भी इसी रिगार्डिंग एक कमीशन का गठन किया गया था जो था सरकारी कमीशन, और इस कमीशन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिया है। ये भी इसी सब्जेक्ट पर फोकस करता था, लेकिन नए ज़माने की ज़रूरतों के लिए एक अपडेटेड स्टडी की ज़रूरत थी। जस्टिस मदन मोहन पंची, जो भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको इस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था और इसलिए इसका नाम पंची कमीशन रखा गया। इस कमीशन का पर्पज़ था टू रिव्यू सेंटर स्टेट रिलेशन एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मार्च 2010। इस कमीशन का गठन किया गया था सेंटर और स्टेट्स के बीच के रिलेशन को रिव्यू करने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए और गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो सके। 3 साल काम करने के बाद इस कमीशन ने मार्च 2010 में रिपोर्ट सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी गई जो गवर्नेंस सिस्टम को बेटर बनाने के लिए थी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे पंची कमीशन के मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग गवर्नर्स रोल के बारे में। तो देखिए, पंची कमीशन ने गवर्नर्स रोल को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इसके रिगार्डिंग इसका पहला रिकमेंडेशन था फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि इस कमीशन ने सजेस्ट किया कि गवर्नर का टेन्योर फिक्स होना चाहिए, मिनिमम 5 साल तक। इन्होंने कहा इससे स्टेबिलिटी आएगी और गवर्नर सेंटर के अंडर प्रेशर में नहीं आएगा। आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स टेन्योर मेंशन नहीं है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट सजेशन था। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था रिमूवल शुड नॉट बी एट सेंटर्स डिस्क्रिशन बट थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर, यानी कि गवर्नर को बिना किसी वैलिड रीजन के रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। गवर्नर को सेंटर अपनी मर्जी से हटा नहीं सकता, बल्कि एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि गवर्नर को रैंडमली डिसमिस करना फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होगा। हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि नए सरकार आने के बाद पुराने गवर्नर्स को हटा दिया जाता है, जो कि एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस बन गई है। इसको रोकने के लिए पंची कमीशन ने कहा कि एक क्लियर रिमूवल प्रोसीजर होना चाहिए। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था कंसल्ट चीफ मिनिस्टर बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर। तो इसका तीसरा बड़ा सजेशन था गवर्नर अपॉइंट करने से पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन होनी जरूरी है। आज के टाइम पे गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, जो कि असल में सेंटर की रिकमेंडेशन पर होता है। इस कमीशन ने रिकमेंड किया कि सेंटर डायरेक्टली गवर्नर अपॉइंट ना करे, बल्कि सीएम से भी कंसल्ट करे। इस कमीशन का मानना था इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन बनेगा। इन्होंने कहा अगर सीएम से कंसल्ट किया जाएगा तो गवर्नर का सिलेक्शन पॉलिटिकल बायस से फ्री होगा और फेडरलिज्म का बैलेंस मेंटेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर शुड फॉलो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब यह है कि गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस को ब्लॉक नहीं करना चाहिए बिना किसी वैलिड रीजन के। सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करे, वरना एड एंड एडवाइस का रेस्पेक्ट करे। हमारे यहाँ कई बार देखा गया है कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज करता है और इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करता है। पंची कमीशन ने रिकमेंड किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर शुड बी रेड्यूस्ड, यानी कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स लिमिट होनी चाहिए।
तो देखिए, गवर्नर कई बार अपनी मर्जी से डिसीजंस लेता है, जैसे कि हंग असेंबली सिचुएशंस में सीएम अपॉइंट करना, बिल्स को होल्ड करना और प्रेसिडेंट्स रूल रेकमेंड करना। पंची कमीशन ने कहा कि गवर्नर को अपनी डिस्क्रिशन का मिसयूज नहीं करना चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए जो उसके पावर्स को रेगुलेट करे। इनका मानना था इससे गवर्नर्स का रोल क्लियर और फेयर बनेगा और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज कम होगी। इन शॉर्ट, गवर्नर का रोल नेचुरल और नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए ताकि स्टेट गवर्नमेंट स्मूथली काम कर सके। तो दोस्तों, ये थी पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस जो गवर्नर के रोल को लेकर दी गई थी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशन और पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, भारत एक फेडरल डेमोक्रेसी है जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार डिस्प्यूट्स और पावर स्ट्रगल्स यहाँ पर होते रहते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इस कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए थे। तो चलिए इसे एक एक कर समझते हैं। इसका पहला रिकमेंडेशन था स्ट्रेंथनिंग इंटर स्टेट काउंसिल। तो इसके रिगार्डिंग इसका सबसे पहला रिकमेंडेशन था इंटर स्टेट काउंसिल को और पावरफुल बनाने का। तो देखिए, ये एक ऐसा काउंसिल है जो सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए बना है, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि इसे एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाए। इसका मतलब यह होगा कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स और पॉलिसी इश्यूज का स्ट्रक्चर डिस्कशन होगा और सेंटर बिना स्टेट की कॉन्सर्न को इग्नोर किए डिसीजन नहीं ले सकेगा। इनका मानना था अगर इंटर स्टेट काउंसिल स्ट्रॉन्ग होगा तो सेंटर और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो सकेंगे। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था लिमिट सेंटर्स डोमिनेंस ओवर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स में सेंटर का ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट्स होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर दोनों यानी कि सेंटर और स्टेट्स कानून बना सकती है। लेकिन होता यह है कि अगर सेंटर और स्टेट के लॉज में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। इस कमीशन ने यह सजेस्ट किया कि कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर का डोमिनेंस कम होना चाहिए और स्टेट्स को भी इक्वल पावर मिलनी चाहिए। इस कमीशन का मानना था अगर स्टेट्स को ज़्यादा पावर मिलेगा तो उनके स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से पॉलिसी मेकिंग और लॉ इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो सकती है। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था मोर पावर्स टू जोनल काउंसिल्स टू रिजॉल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, यानी कि जोनल काउंसिल्स को और पावरफुल बनाना ताकि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स सोल्व हो सके। तो देखिए, भारत में टोटल 5 जोनल काउंसिल्स है, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल। इनको रीजनल लेवल पर स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अभी तक इनका इम्पैक्ट लिमिटेड रहा है क्योंकि इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। पंची कमीशन ने रेकमेंड किया कि इन काउंसिल को और एक्टिव और इफेक्टिव बनाया जाए ताकि स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स पीसफुली सॉल्व किए जा सके। इस कमीशन का मानना था अगर जोनल काउंसिल्स को प्रॉपर पावर दी जाए तो वाटर डिस्प्यूट्स, बाउंड्री इशूज और रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान और आसानी से हो सकेगा। तो दोस्तों, ये थी पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस जो सेंटर स्टेट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशन ऑफ पंची कमीशन रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजन। तो देखिए दोस्तों, इमरजेंसी प्रोविजन का मेन ऑब्जेक्टिव भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कई बार इनका मिसयूज भी देखा गया है जिस वजह से सेंटर स्टेट रिलेशन में टेंशन आ जाती है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पंची कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इसका पहला रिकमेंडेशन था आर्टिकल 356 शुड हैव सेफगार्ड्स, यानी कि आर्टिकल 356 का मिसयूज ना हो और इसके लिए स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स होने चाहिए। तो देखिए, आर्टिकल 356 के अंडर अगर एक स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल करती है तो सेंटर वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। लेकिन हमारे देश की हिस्ट्री में देखा गया है कि कई बार यह पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मिसयूज किया गया है। पंची कमीशन ने यह रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए एक प्रॉपर सेफगार्ड्स का मेकानिज्म हो
ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। इनका मानना था अगर प्रॉपर सेफगार्ड्स होंगे तो प्रेसिडेंट्स रूल सिर्फ जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के केसेज में ही इम्पोज होगा, ना कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था गिव प्रायर वार्निंग टू स्टेट्स बिफोर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पहले वार्निंग मिलनी चाहिए प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले। तो देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 ये कहता है कि सेंटर का ये ड्यूटी है कि वो स्टेट्स की सिक्योरिटी और गवर्नेंस को इंश्योर करे। इस कमीशन ने कहा कि बिना कोई प्रायर वार्निंग दिए प्रेसिडेंट रूल लगाना अनफेयर है। इसने रेकमेंड किया कि सेंटर पहले स्टेट को अलर्ट करे और उसको सुधारने का चांस दे, उसके बाद ही एक्सट्रीम स्टेप ले। इस कमीशन का मानना था अगर वार्निंग सिस्टम होगा तो स्टेट्स को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम मिलेगा और अननेसेसरी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने से बचा जा सकेगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था अलाउ जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल प्रोक्लेमेशन। यानी कि प्रेसिडेंट रूल की जुडिशियल रिव्यू अलाउ होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सके। यहाँ पे जुडिशियरी का रोल ये इंश्योर करना होगा कि प्रेसिडेंट रूल जेन्युइनली लगाया गया है या नहीं, और अगर जुडिशियरी को लगा कि यहाँ पे मिसयूज किया गया है तो कोर्ट उसको नलिफाई भी कर सकेगा। इनका मानना था अगर जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन होगा तो सेंटर आर्बिट्रेरी तरीके से किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकेगा। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था इंस्टेड ऑफ स्टेट वाइड इमरजेंसी लोकलाइज्ड इमरजेंसी शुड बी कंसीडर्ड। यानी कि पूरे स्टेट में इमरजेंसी लगाने की जगह सिर्फ उस एरिया तक लिमिट किया जाए जहां प्रॉब्लम हो। तो देखिए, कई बार प्रॉब्लम सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट या रीजन्स में होती है, पूरे स्टेट में नहीं। लेकिन करंट सिस्टम में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है तो पूरा स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ जाता है। पंछी कमीशन ने रेकमेंड किया कि इमरजेंसी लोकलाइज्ड हो सकती है सिर्फ उस एरिया तक जहां क्राइसिस हो, ताकि बाकी स्टेट का काम नॉर्मल चले। इस कमीशन का मानना था अगर लोकलाइज्ड इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आता है तो स्टेट गवर्नमेंट को अननेसेसरी डिसोल्यूशन से बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये थी पंछी कमीशंस की रिकमेंडेशंस जो इमरजेंसी प्रोविजंस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए दी गई थी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन और पंछी कमीशन की रिकमेंडेशन जो स्टेट्स को ऑटोनॉमी देने और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को फेयर बनाने के लिए दी गई थी। तो देखिए, हमारे यहाँ फाइनेंशियल पावर का ज़्यादा कंट्रोल सेंटर के पास होता है, जिसकी वजह से स्टेट अक्सर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी फील करती है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पंछी कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो इसके रिगार्डिंग पहला रिकमेंडेशन था ग्रेटर फिजिकल ऑटोनॉमी टू स्टेट, यानी कि स्टेट्स को ज़्यादा फिजिकल ऑटोनॉमी दी जाए। तो देखिए, भारत का टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि मेजर रेवेन्यू सोर्सेज सेंटर के पास होते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के ऊपर होती है। पंछी कमीशन ने यह रेकमेंड किया कि स्टेट्स को ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपने नीड्स के हिसाब से पॉलिसीज बना सके। इस कमीशन का मानना था अगर स्टेट्स को ज़्यादा फिजिकल ऑटोनॉमी मिलेगी तो उन्हें अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए हर बार सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था रिव्यू द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। तो इसके रिगार्डिंग दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन था फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के रोल को रिव्यू करना। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन का काम टैक्स रेवेन्यू का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना है। पंछी कमीशन ने यह रेकमेंड किया कि फाइनेंस कमीशन के रोल को और क्लियरली डिफाइन किया जाए ताकि स्टेट्स को फेयर शेयर मिल सके। प्लानिंग कमीशन का भी काम था कि डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन हो। प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे देश में हम अक्सर देखते हैं कि स्टेट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ये बॉडी सेंटर के कंट्रोल में होती है, इस वजह से उन्हें फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। इसीलिए पंछी कमीशन चाहता था कि इनको स्टेट्स फ्रेंडली बनाया जाए। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था टू एंश्योर इक्विटेबल टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल बनाया जाए। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कुछ टैक्सेस सिर्फ सेंटर कलेक्ट करता है और फिर स्टेट्स को शेयर देता है। पंछी कमीशन ने सजेस्ट किया कि टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेट्स को भी ज़्यादा शेयर दिया जाए
ताकि वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सेल्फ रिलायंट हो सके। जीएसटी आने के बाद भी टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक इशू स्टेट्स के लिए एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इस कमीशन का मानना था अगर टैक्स रेवेन्यू का फेयर और ट्रांसपेरेंट एलोकेशन होगा तो स्टेट्स अपने लोकल डेवलपमेंट गोल्स को बिना किसी फंडिंग क्राइसिस के अचीव कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थी पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस जो फाइनेंशियल रिलेशन को फेयर और बैलेंस बनाने के लिए दी गई थी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज और पंची कमीशंस की रिकमेंडेशंस। तो देखिए दोस्तों, भारत एक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है जिसमें इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज है। इसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन पास्ट में देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अक्सर टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पंची कमीशन ने कुछ की रिकमेंडेशंस दी थी। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इसके रिगार्डिंग इस कमीशन का पहला रिकमेंडेशन था सेंटर कैन नॉट डिप्लॉय फोर्सेज इन स्टेट विदाउट कंसेंट। यानी कि सेंटर बिना स्टेट की परमिशन के अपनी फोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम केसेज। तो देखिए दोस्तों, हम सबको पता है लॉ एंड ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब प्राइमरीली स्टेट गवर्नमेंट का काम है इसे हैंडल करना। लेकिन पास्ट में देखा गया है कि सेंटर कई बार बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के सेंट्रल फोर्सेज भेज देता है जो फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। इस कमीशन ने रेकमेंड किया कि बिना स्टेट की कंसेंट के सेंटर फोर्सेज डिप्लॉय नहीं करे, सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेज में ही करे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इस कमीशन का मानना था अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है तो स्टेट्स की ऑटोनॉमी बनी रहेगी और अननेसेसरी सेंटर इंटरफेरेंस से बचाव होगा। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था मोर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑन काउंटर टेररिज्म। तो देखिए दोस्तों, टेररिज्म एक नेशनल थ्रेट है जो सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहता। इस वजह से सेंटर और स्टेट्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो पंची कमीशन ने यह सजेस्ट किया कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाए जो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में सेंटर और स्टेट्स को इफेक्टिवली कनेक्ट करे। इस कमीशन का मानना था अगर सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करेंगे तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को इफेक्टिवली काउंटर किया जा सकेगा। इसका नेक्स्ट रिकमेंडेशन था बॉर्डर स्टेट शुड हैव ग्रेटर से इन नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन। तो देखिए, भारत के बॉर्डर स्टेट्स जैसे पंजाब, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्टेट्स अक्सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग जैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स फेस करते हैं। लेकिन अभी तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज में उनका ओपिनियंस लिमिटेड है। पंची कमीशन ने रेकमेंड किया कि बॉर्डर स्टेट्स की ओपिनियन को सीरियसली लिया जाए और उन्हें पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए। इस कमीशन का मानना था अगर बॉर्डर स्टेट्स को डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा से मिलेगा तो सिक्योरिटी पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव और ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग बन सकेगी। तो दोस्तों ये थी पंची कमीशन की रिकमेंडेशंस जो इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को बेटर बनाने के लिए दी गई थी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम बात करने वाले हैं रिकमेंडेशन ऑफ पंची कमीशन रिगार्डिंग लोकल गवर्नेंस। तो देखिए, भारत एक ग्रासरूट डेमोक्रेसी है जिसमें गवर्नेंस सिर्फ सेंटर और स्टेट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लोकल लेवल तक भी पहुंचनी चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि पंचायत और लोकल बॉडीज को प्रॉपर पावर और रिसोर्सेज नहीं मिलते जिससे उनका काम इफेक्टिवली नहीं हो पाता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पंची कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो लोकल गवर्नेंस के रिगार्डिंग पंची कमीशन का पहला रिकमेंडेशन था स्ट्रेंथन पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो देखिए, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, लेकिन अभी भी इनको रियल ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर कम मिलती है।
पंछी कमीशन ने रेकमेंड किया कि इन बॉडीज को मजबूत बनाया जाए ताकि ये लोकल गवर्नेंस को इफेक्टिवली चला सके। इस कमीशन का मानना था अगर लोकल बॉडीज को एम्पावर्ड किया जाए तो लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बिना स्टेट या सेंटर के इंटरफेरेंस के जल्दी हो सकेगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था टू इंक्रीज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर लोकल बॉडीज। तो दोस्तों हमारे यहाँ अभी भी लोकल गवर्नमेंट को अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और बेसिक सर्विसेज के लिए स्टेट और सेंटर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। उनके पास अपना रेवेन्यू जनरेट करने की लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। पंछी कमीशन ने कहा कि इनको और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए ताकि ये अपने ज़रूरत के मुताबिक खुद प्लानिंग कर सके। इस कमीशन का मानना था अगर पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्मूथली चल सकेंगे और करप्शन भी कम होगा। नेक्स्ट रिकमेंडेशन था सेंटर शुड डायरेक्टली असिस्ट लोकल बॉडीज फाइनेंशियली, यानी कि सेंटर को लोकल बॉडीज को डायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए। तो देखिए अभी जो फंड एलोकेशन होता है वो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। हमने देखा है कि कई बार स्टेट्स लोकल बॉडीज को फंड रिलीज करने में डिले करती है या फिर अपनी मर्जी से एलोकेट करती है। पंछी कमीशन ने रेकमेंड किया कि सेंटर डायरेक्टली लोकल बॉडीज को फाइनेंशियल एड दे ताकि फंड्स बिना डिले और बिना पॉलिटिकल बायस के यूज हो सके। तो दोस्तों ये थी पंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस जो लोकल गवर्नेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दी गई थी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम बात करने वाले हैं पंछी कमीशन के रिकमेंडेशन का इम्पैक्ट और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों 2007 में पंछी कमीशन ने सेंटर स्टेट रिलेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म को लेकर कई इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है क्या ये रिकमेंडेशंस ग्राउंड रियलिटी में लागू किए गए और क्या इनका भारत के गवर्नेंस सिस्टम पर कोई इम्पैक्ट पड़ा। तो चलिए अब समझते हैं कौन से सजेशंस इंप्लीमेंट हुए और कौन से अभी भी पेंडिंग है। तो इन 2017 जीएसटी इम्प्लीमेंटेड एंड इट फॉलोड फिस्कल रिकमेंडेशन। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हमने देखा वो था जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन। पंछी कमीशन ने फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की थी। तो 2017 में जीएसटी लॉन्च हुआ जो एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम है। ये सिस्टम सेंटर और स्टेट के फिस्कल रिलेशन को और बैलेंस बनाता है। तो देखा जाए तो पंछी कमीशन की फिस्कल रिकमेंडेशन का एक मेजर इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी के फॉर्म में देखने को मिला। इसका नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन था इन 2015 नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। तो इसका दूसरा बड़ा इम्प्लीमेंटेशन था प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का आना। पंछी कमीशन ने कहा था कि प्लानिंग कमीशन का रोल रिव्यू होना चाहिए। 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और स्टेट्स को ज़्यादा से देता है। नीति आयोग का अप्रोच टॉप डाउन नहीं बल्कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो ये एक और एरिया है जिसमें पंछी कमीशन की रिकमेंडेशन का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इसका नेक्स्ट पॉइंट था देयर इज नो मेजर रिफॉर्म इन गवर्नर्स अपॉइंटमेंट और प्रेसिडेंट्स रूल प्रोविजन, यानी कि हर रिकमेंडेशन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। एक बड़ी कमी ये रह गई कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म्स नहीं किए गए। पंछी कमीशन ने सजेस्ट किया था कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सीएम से कंसल्ट किया जाए, लेकिन अब तक गवर्नर के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल या प्रोसीड्यूरल चेंज नहीं आया। हमारे देश में अभी गवर्नर अपॉइंटमेंट्स को लेकर सेंटर और स्टेट्स के बीच टेंशंस देखने को मिलती है। तो ये एक एरिया है जिसमें रिफॉर्म्स अब भी पेंडिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर प्रेसिडेंट्स रूल सेफगार्ड्स। तो देखिए पंछी कमीशन ने कहा था कि स्टेट को प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले वार्निंग मिलनी चाहिए और जुडिशियल रिव्यू अलाउड होना चाहिए, लेकिन अब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया गया जो प्रेसिडेंट रूल के मिसयूज को रोक सके। अब भी कभी कभी पॉलिटिकल रीजन की वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जो फेडरलिज्म के स्पिरिट के खिलाफ है। तो यहाँ भी एक मेजर रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये था पंछी कमीशन का इम्पैक्ट और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस। तो हमने समझा कि कुछ एरियाज में पॉजिटिव रिफॉर्म्स देखने को मिले, लेकिन कुछ क्रिटिकल रिकमेंडेशन अब भी पेंडिंग है।
तो यहाँ पे हम लोगों का सेंटर स्टेट रिलेशन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपका कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।